आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और घातक यूकैप को मिलने वाले एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम के बारे में जो इनको F-35 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के समकक्ष लाकर खड़ी कर देगी। हम सबको पता है कि F-35 की जब एडवांस टेक्नोलॉजीज की बात होती है तो उसमें हम उसके नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज, सेंसर फ्यूजन, एडवांस रेडार और ईओटीएस को लेकर चर्चा करते हैं। अब ये ईओटीएस क्या है? ईओटीएस मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। अगर आपने देखा होगा तो राफेल हो गए या फिर सुखोई 30 MKI हो गए, इसमें आपको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक देखने को मिलता है। राफेल में फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक देखने को मिलता है, लेकिन F-35 में आपको ईओटीएस देखने को मिलता है, यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम, जो एनिमी टारगेट्स है उनको ट्रैक करने की कैपेबिलिटी भी प्रदान करता है और इससे उनको पता भी नहीं चलता। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट करी है, जहां पर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि भारत का जो आरएसपी है, यानी रिमोटली पायलटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसको हम घातक यूकैप भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से इक्विप किया जाएगा, जो कि मुख्यतः एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जा रहा है। और ईओटीएस के इंटीग्रेशन के बाद जो स्टेल्थी यूकैप है, इसकी लेथैलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और यह भारत के मिलिट्री एविएशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़े लीप के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह अपने तरह का पहला यूकैप होगा जिसको ईओटीएस से इक्विप किया गया होगा। अब अगर हम पहले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की बात करें तो उसमें बहुत सारे कटिंग एज सिस्टम इंटीग्रेट किए जा रहे हैं डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसका उद्देश्य ये है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर पेश किया जाए, जहां पर इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज काफी बेहतरीन हो, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज देखने को मिले, एडवांस एवियोनिक्स हो, कटिंग एज वेपनरी हो, लेकिन इन्हीं के साथ जब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये प्लेटफॉर्म और भी ज़्यादा लीथल हो जाएगा, क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड सेंसर सिस्टम बेसिकली इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये सुपीरियर टारगेटिंग और सर्विलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि इंफ्रारेड और ऑप्टिकल सेंसर को यूज़ करेगा और एक हाई रेजोल्यूशन जो इमेजरी है वो टारगेटिंग के लिए डिलीवर करेगा, जहां पर किसी भी प्रकार के वेदर कंडीशन में उनको ट्रैक किया जा सकेगा। अब ईओटीएस को इंटीग्रेट करने का जब से डिसीजन सामने आया है तो लोगों का एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिरकार मैन्ड फाइटर में तो जो ईओटीएस है इसका इंटीग्रेशन समझ में आता है कि इससे उनकी टारगेटिंग कैपेबिलिटीज काफ़ी इन्हेंस होंगी, लेकिन जब यूकैप की बात आती है यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल की आती है तो इसमें ये कॉन्सेप्ट नया है और वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, ये बात सच है कि ईओटीएस सिस्टम आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, खासकर जो स्टेल्थ मैन्ड फाइटर्स होते हैं इसमें इनका उपयोग काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर नेसेसरी माना जाता है। लेकिन स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल प्लेटफॉर्म में इनका इंक्लूजन अपने आप में बहुत सारा एडवांटेज लेकर आएगा। टिपिकली अगर आप देखें तो यूकैप को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंट में जा करके। अब अगर इन सिस्टम को हम ईओटीएस से इक्विप कर देते हैं तो बेसिकली हम एक एक्स्ट्रा लेयर जो है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की ऐड कर रहे होते हैं, जो कि इनेबल करती है यूकैप को कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिशन को परफॉर्म कर सकता है। इसमें प्रिसीजन स्ट्राइक भी हो सकती है, सर्विलेंस भी हो सकती है और ये सारा काम हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। इसके अलावा जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है ये इसकी एक्यूरेसी को काफ़ी इम्प्रूव करेगी, जहां पर हम रियल टाइम में जो एनिमी का डेटा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके आधार पे जो हैविली डिफेंडेड एयर स्पेस है उनको हम टारगेट भी कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें अभी कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है, प्रैक्टिकली इन पे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बात तो तय है कि ईओटीएस पर काम शुरू हो चुका है। पहले सिर्फ ये खबरें सामने आई थी कि इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अब ये कंफर्म है कि इस पर काम भी शुरू किया जा चुका है। अगर आपने गौर किया होगा तो पिछले कुछ दिनों में एमका को लेकर अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा सामने आई हैं। उसके पीछे की वजह है, देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कोई एक अकेला प्रोग्राम नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हम सिर्फ एक वेरिएंट पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एवोल्यूशन का एक हिस्सा होगा, जहाँ पर इसके अलग अलग वेरिएंट बनाए जाएंगे। और इस प्रकार के जो कटिंग एज सिस्टम है, जिसमें ईओटीएस हो गए, एडवांस रेडार हो गए, ये आने वाले भविष्य में गेम चेंजर साबित होंगे और भारत को एक ऐसी स्थिति पर ला के रखेंगे जहां पर भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेगा। ज़रूरत हमारे लिए इस चीज़ों की इसलिए भी है क्योंकि अगर हम दूसरे अपने कंपेटिटर्स को देखें तो कल की ही न्यूज़ है पाकिस्तानी मीडिया की, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी पायलट्स ना सिर्फ चाइना में हैं बल्कि वो J-35 पर ट्रेनिंग को शुरू कर चुके हैं। और निस्संदेह भले ही अभी आपके लिए ये न्यूज़ शायद उतनी ज़्यादा यहाँ पर आकर्षक ना लगे, उतनी आपको खतरनाक ना लगे,
लेकिन अगर आप इसको गंभीरता से देखेंगे तो ये चीज़ तय है कि चाइना खुद इस प्रयास में है कि पाकिस्तान को 2028 तक जो FGFA है उसका एक्सेस दे दिया जाए। दूसरी तरफ चाइना अपने J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या को लगातार बढ़ा रहा है और हाल ही में अभी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बड़ी संख्या में चाइना तिब्बत के जो इलाके हैं वहां पर J-20 को डिप्लॉय भी कर रहा है। इसके अलावा उनके पास 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भी है जिस पर वो काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारत को देखें तो भारत अभी FGFA से बहुत दूर है। हमारे पास यूँ तो कहने के लिए तीन ऑप्शन है जिसमें हम AMCA, F-35 और Su-57 को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन इस दशक में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो कुछ भी अगर होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वो 2030 के बाद ही देखने को मिलेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए F-35 को क्यों नहीं ऑर्डर कर देते। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम Su-57 को क्यों नहीं ऑर्डर कर देते। देखिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। मान लीजिए भारत डिसाइड कर भी लेता है कि हम F-35 या Su-57 की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी जो टेक्निकल टर्म है उनको पूरा करने में, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाने में, इवैल्यूएशन प्रोसेस को पूरा करने में, एक्विजिशन प्रोसेस को पूरा करने में तकरीबन 2 वर्षों का समय लगेगा और उसके बाद तकरीबन 5 वर्ष आप और ऐड कर लीजिए इनकी डिलीवरी शुरू होने में। यानी मिनिमम भारत को यहाँ पर 2030 तक का इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जहाँ तक बात रही तो ये वही समय होगा जब भारतीय वायुसेना के लिए ये एयरक्राफ्ट टेस्टिंग से गुजर रहे होंगे। आपको बताते चलें कि CCS ने 7 मार्च 2024 को जो प्रोटोटाइप के लिए अप्रूवल है वो दे दिया था और उसके बाद तकरीबन 5 प्रोटोटाइप प्लान किए गए हैं जिनके लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित करी गई है। और एक रिपोर्ट की बात माने तो इनिशियली तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए जो है एक प्रत्येक प्रोटोटाइप की जो लागत है वो यहाँ पर आने वाली है। लेकिन आने वाले भविष्य में ये नंबर्स और भी कम होंगे जब ये सीरियल प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे। अब यहाँ पर AMCA जब सीरियल प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे तो फिर ये तकरीबन 50 से 7% तक सस्ते पड़ेंगे इम्पोर्टेड फाइटर्स की तुलना में। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो पहले भी ये HAL से रिपोर्ट सामने निकल के आती रही हैं और ADA से भी निकल के आती रही हैं कि तकरीबन 4 वर्षों में जो प्रोटोटाइप है वो हमें देखने को मिल जाएगा। यानी अगर हम 2024 को ही कंसीडर करें तो 2027 से 28 तक इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। बहुत संभावनाएं हैं कि 2028 के मार्च तक जो इसकी पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी और इसीलिए भारत इस समय हर वो संभव तकनीक इसमें ऐड करना चाह रहा है जो पॉसिबल है प्रैक्टिकली, और DRDO रात दिन अपना एक कर चुकी है। और क्योंकि भारतीय वायुसेना खुद अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको दिखा चुकी है तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा लेट लतीफ़ी हमें देखने को नहीं मिलेगी और 2033 से 34 तक ये एयरक्राफ्ट इंडक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के